नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा IAS एस्पिरेंट पर। जैसा कि यूपीएससी IAS के एग्ज़ाम के सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं और ऐसे में टेस्ट सीरीज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विजन IAS की टेस्ट सीरीज। आपको एक दिन गैप करके वीडियोज़ मिल जाएंगी। एक दिन में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि आधा जो टेस्ट होगा उसको सॉल्व कर लिया करेंगे। इसकी PDF भी आप लोग कहेंगे तो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। विजन IAS का पहला टेस्ट सॉल्व करेंगे और इसमें जो है सब्जेक्ट का नाम बात करें तो आज हम पॉलिटी की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एग्ज़ाम तक पूरे विजन IAS की टेस्ट जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने है विजन IAS का टेस्ट। चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, तो हिंदी में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है संविधान द्वारा प्रदान की गई पहचान, जो संविधान के द्वारा हमको पहचान मिली है उसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन से सही हैं। कह रहा है संविधान लोगों को सामूहिक पहचान प्रदान करता है जब वे आधारभूत नियमों के लिए सहमत होते हैं। तो आपको कमेंट करना है क्या ये कथन सही है या गलत। दूसरा कथन कह रहा है संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान तो प्रदान करते हैं लेकिन नैतिक पहचान प्रदान नहीं करते। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऑप्शन नंबर इसका जो है 1 है वो बिल्कुल सही है कि जो संविधान है लोगों को एक तरीके से सामूहिक पहचान जो है सामूहिक इकाई के रूप में पहचान प्रदान करता है। और सामूहिक पहचान बनाने के लिए हम पर कौन शासन करेगा, शासितों को कौन कौन लोग शामिल होंगे, यानी कि हम जो शासन कर रहे हैं जिन पे वो कौन कौन उनमें शामिल होंगे, और आधारभूत नियमों को स्वीकार किया जाता है इसमें कुछ। ठीक है, अगर बात किया जाएगा ये कि संविधान किस तरह की पहचान देता है, तो संविधान जो है लोगों को मूल पहचान को व्यक्त करता है और एक सामूहिक पहचान तब बनती है जब लोग शासन के प्राधिकार से संबंधित आधारभूत नियमों के लिए सहमत होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन 1 सही है। अगर दूसरा बात किया जाए तो इसमें जो कह रहा है कि संवैधानिक नियम जो है राजनीतिक पहचान तो प्रदान करते हैं लेकिन नैतिक पहचान प्रदान नहीं करते, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है कि नैतिक पहचान जो है प्रदान नहीं करता संविधान। संविधान जो है राजनीतिक और नैतिक दोनों तरह के पहचान जो है प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है इसका ये गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल 1 सही है। तो यहाँ पे पूछा गया सही कौन है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। यहाँ पे नीचे आप सबसे पहले देख सकते हैं, कह रहा है कि कूट का प्रयोग करना है और बताना है कितने इसके जो है सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संविधान के तहत मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कितने संरक्षण उपलब्ध हैं। ठीक है, तो दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो देखते हैं कौन कौन से आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेंगे। कह रहा है हिरासत में लिए गए लोगों को निरोध के कारण के बारे में सूचित किया जाना चाहिए भले ही भी सार्वजनिक हित से विरुद्ध हों। तो आपको मैं बता दूं निरोध के कारणों के बारे में बताना चाहिए, सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन अगर सार्वजनिक हित के विरुद्ध है तो उनका खुलासा करना आवश्यक नहीं है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यदि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत की अधिकृत नहीं करता है तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। तो देखो जनरल जो सामान्य कानून होते हैं उनके तहत अगर किसी को लिया जाता है हिरासत में तो उसको तो 24 घंटे के भीतर जो है रिहा कर दिया जाता है अगर मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत अधिकृत नहीं करता है। लेकिन निवारक निरोध के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है हिरासत में ले गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन का अवसर दिया जाएगा। तो जी ये बिल्कुल सही बात है, उसको जो है मौका दिया जाएगा। इस तरह से कह रहा है कथन कौन सा सही होगा, तो केवल इसका 3 सही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सही है, तो केवल 1 इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात किया जाए तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की नीतिक निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है, यानी कि आपको फोकस करना है कि DPSP की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का दायित्व होता है। बी में कह रहा है
ये किसी विधि की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की सहायता करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है ये कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के स्वेच्छाकारी विधियों पर अंकुश के रूप में कार्य करते हैं। क्या यह बात यहाँ पे सही कही गई है? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत है, इसको जो है नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो डीपीएसपी हैं, हमारे नीति निदेशक तत्व हैं, ये क्या है, गैर न्यायोचित हैं, यानी कि इनको अगर इनका उल्लंघन हो रहा है तो हम लोग न्यायालय में विधिक रूप से लागू नहीं करवा सकते हैं। तो ये किसी तरह से अंकुश का काम नहीं करते हैं। अंकुश का अगर कोई काम करता है तो वो मूल अधिकार करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आप फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर करते रहिएगा। ठीक है, या फिर आप इसको आंसर लिखते चलिएगा अपनी नोटबुक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो यहाँ पे संविधानवाद की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन करता है, इसके बारे में बात की गई है। कह रहा है कि यह एक विचारधारा है जो लिखित संविधान की सर्वोच्चता को बढ़ावा देती है। क्या यह सही बात है? इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक देश में संविधान अनिवार्य है। यह इस सिद्धांत को दर्शाता है कि सरकार अपने प्राधिकार मूल विधि से प्राप्त करती है और ये प्राधिकार इसके द्वारा सीमित होते हैं। डी में कह रहा है इसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ अहस्तांतरणीय अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे कि संविधानवाद की जो बात है कि अहस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त किए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आगे कह रहा है यह एक विचारधारा है जो लिखित संविधान की सर्वोच्चता को बढ़ावा देती। ये हो सकता है आंसर, क्या बिल्कुल, लेकिन और भी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा है कि इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक देश में संविधान अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पे संविधान जो है अनिवार्य हो। लोकतांत्रिक देश में संविधान अनिवार्य है, तो हाँ, लोकतांत्रिक देश जिनमें मिलेंगे उनमें लगभग संविधान मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर अगर संविधानवाद की बात किया जाएगा तो संविधानवाद यहाँ पे ये दर्शाएगा, ऑप्शन इसका सी सही होगा, यह इस सिद्धांत को दर्शाता है कि सरकार अपने प्राधिकार मूल विधि से प्राप्त करती है और सरकार इसके द्वारा ही सीमित है। संविधानवाद से कहीं न कहीं मतलब सीमित सरकार से लिया जाएगा, आपको इसको याद रखना है। आगे ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे अमृत ऑपरेशन के बारे में बात की गई है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में अमृत ऑपरेशन के बारे में क्या जानकारी दी हुई है। कह रहा है कि ऑपरेशन अमृत का उद्देश्य क्या है? हिमालयी नदियों में स्वच्छ जल करना, यानी कि जल को स्वच्छ करना, एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकना, निर्धनतम लोगों के लिए घर बनाना, महानगरों की सड़कों को साफ करना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकना, तो ये इसका ऑप्शन सही है। क्योंकि जो अमृत ये ऑपरेशन है ये शुरू किया गया था केरल के औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा। जो लोग, इसका उद्देश्य ये था कि राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग पर रोक लगाना। होता क्या है, दवाओं का जो ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाने के लिए दवाइयों की खुदरा दुकानों में औचक छापेमारी इसमें की जाती है। इसमें जनता भी भाग ले सकती है। विभाग को क्या होता है जो है, और क्या करती है जनता, औषधि नियंत्रण विभाग को डॉक्टर के पर्चे के बिना एंटीबायोटिक्स बेचने के किसी भी फार्मेसी के बारे में सूचित कर सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, केरल सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मूल उद्देश्य है? राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं उनके मूल उद्देश्य के बारे में बात किया जाएगा। तो कह रहा है कि स्थिति और अवसर की समता। आप अगर डीपीएसपी को देखेंगे तो स्थिति और अवसर की समता क्या देखने को मिलती है? राजनीतिक न्याय की यहाँ पे बात क्या देखने को मिलती है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का देखने की क्या बात मिलती है? आस्था का जी स्वतंत्रता है क्या, उसको देखने को मिलती है। तो अगर आस्था की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो ये हम लोग मूल अधिकारों में हमको पूरी तरह से देखने को मिलती है। ठीक है, आपको ये भी मैं बता दूं कि जो डीपीएसपी हमारे हैं ये क्या है, मूल अधिकारों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। इनका जो उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करना कहीं न कहीं,
और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाने की बात यहाँ पे की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे ऑप्शन सी इसका लगा सकते हैं। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात। तो यहाँ पे दिया हुआ है NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में यहाँ पे बात की गई है। चलिए समझ लेते हैं। कह रहा है कि इसे 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से गठित किया गया था। क्या ये बात सही है? आपको बताना है। आगे बात करते हैं, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि जो NCST के अध्यक्ष हैं और सेवा शर्तें हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्धारित किया जाएगा। आगे कह रहा है, किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां विद्यमान होती हैं। बताना है कितने कथन सही हैं। यहाँ पे अगर हम NCST की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो NCST है इसी को हम लोग बनाए थे 2003 में 79वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आपको ये बताना है कि जो OBC आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये कब बना था, आपको कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से बना था, इसकी जानकारी देनी है। तो इसका जो ऑप्शन है ए वो तो सही है 1। कह रहा है अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। जो इसके अध्यक्ष होंगे यानी कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के साथ 3 और मेंबर होते हैं, टोटल 5 मेंबर होते हैं। तो सेवा की शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। कह रहा है किसी भी न्यायालय की जांच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां भी होती हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है, इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग इसको सही कर देंगे। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, NCST देखना है, नेशनल शेड्यूल कास्ट का देख लेना है, SC आयोग जो है उसको भी जानकारी ले लेनी है। इसके कार्य आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 किस बारे में कहता है। तो कह रहा है निम्नलिखित समाजवादी सिद्धांतों में से कितने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में परिलक्षित होते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कौन कौन से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में परिलक्षित हो रहे हैं। कह रहा है समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। क्या ये DPSP में तो है ही, क्या यह समाजवादी सिद्धांत है, आपको बताना है। आगे कह रहा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान करना। केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत जैसे ही आता है आप लोग जान सकते हैं कि ये जो है गांधीवादी विचार है, ना कि समाजवादी। तो इसको तो हम लोग सीधे गलत कर देते हैं। समान न्याय और निःशुल्क गरीबों को विधिक सहायता, आप जानते हैं कि समाजवाद में किस तरह की अवधारणाएं अगर होती हैं तो आप इसको बता सकते हैं कि ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगर काम की न्याय संगत जो दशाएं हैं, मानवोचित दशाएं हैं, उनके बारे में बात की जा रही है तो ये भी बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 यानी कि इसमें 2 ऑप्शन सही है, तो केवल 2 इसका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बात किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निम्नलिखित में से कितने निर्देशक तत्व जो है जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। चलिए समझते हैं। तो कह रहा है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करना। दूसरा कह रहा है समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। तीसरा कह रहा है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों के असमानताओं को कम करना। ऑप्शन दिया है केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल इनमें से कोई नहीं। तो अगर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की बात करें तो इसमें से ऐड किया गया था बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों प्रदान करना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर बात किया जाए तो ये कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 39 में यानी कि 39 में इसकी बात की गई है। इसी तरह से समान न्याय को बढ़ावा देना और साथ में जो है कह रहा है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। इसकी बात कहाँ पे की गई, तो इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और 39A में इसको जोड़ा गया। ठीक है।
आगे कह रहा है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की सुविधा समानताओं को कम करना। क्या इसे हम लोग जोड़ते हैं किसके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से? तो नहीं, इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं, बल्कि 44वें संविधान संशोधन यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा और ये सही, तो इसका केवल 2 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि और क्या जोड़ा गया, तो 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे सहकारी समितियों के बारे में जो 39B एक्ट है, आर्टिकल है, उसको ऐड करते हैं। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का जो एजुकेशन है, 6 से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा से प्रदान करने की उपबंध किया गया है 45वें अनुच्छेद में। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार पारित किए गए विधेयक के माध्यम से 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है। यानी कि 2 राज्यों को मिला के एक नए राज्य का गठन करना है, तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी? संसद में साधारण बहुमत से, दोनों राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से, संसद में विशेष बहुमत और आधे राज्यों द्वारा पुष्टि किए जाने पर राष्ट्रपति के संकल्प से। तो अगर आप आर्टिकल 4 पढ़ते होंगे, आर्टिकल 3 पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे आप जानकारी लेते होंगे कि अगर जो है 2 राज्यों को मिलाना है तो हम लोग आर्टिकल 3 का यूज करते हैं। ठीक है, वहीं पे आर्टिकल 2 राज्यों को मिलाना है, उनसे एक राज्य बनाना है, तो हम लोग आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हैं। संसद इसको बना सकती है। और साथ में ये भी कहा गया है अनुच्छेद 4 में कि अगर 2 और 3 के तहत संविधान संशोधन किया गया है तो उसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, है ना, ऐसा माना गया है। और इसमें जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है हाल ही में हिमालयन वुल्फ सुर्खियों में था। इस संदर्भ में हिमालयन वुल्फ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हिमालयन वुल्फ के बारे में, जो भेड़िया होता है उसके बारे में बात की गई है। कह रहा है कि यह भारत में पाई जाने वाली भेड़िए की एकमात्र क्या है, एकमात्र प्रजाति है। ठीक है, यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से केवल ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है इसे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। तो चलिए समझते हैं। जो हमारे यहाँ पे हिमालयन वुल्फ है, ऐसा नहीं है कि केवल यही वुल्फ हमारे यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी जो दक्षिण भारत में और भी प्रकार के प्रायद्वीपीय भेड़िए, सामान्य भेड़िए, इस तरह के भेड़िए भी पाए जाते हैं दक्षिण भारत में भी, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो इसका गलत हो गया। कह रहा है कि यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से केवल ट्रांस हिमालयी क्षेत्र नहीं, ये भारत, नेपाल और तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। हाँ, ये है कि उच्च जो हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बात भी इसकी गलत है। तो कह रहा है IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है, तो नहीं, ये IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में नहीं, बल्कि वनरेबल यानी कि सुभेद्य की कैटेगरी में इसको रखा गया है। ये भी गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई सही नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो CBI के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं CBI के बारे में क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसे अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के माध्यम से मिलती हैं। चलिए आप लोग बताएंगे। यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करती हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि यह भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच करती है। तो ऑप्शन ए है 1 और 2, 2 है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो आपको बताना है। चलिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, कथन ए की। तो जो CBI है इसको दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के माध्यम से शक्तियाँ मिलती हैं, ये बात बिल्कुल सही है।
अगर बात किया जाए तो सीबीआई की जो स्थापना हुई थी भ्रष्टाचार निवारण पर जो संथानम समिति बनी थी 1962 से 64 के बीच में, उसके आधार पर बनाई गई थी। अगर इसका कार्य देखा जाए तो इसको भ्रष्टाचार और सत्यनिष्ठा जैसे काम को बनाए रखना, और ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी और लोकपाल की भी सहायता करता है। तो ऑप्शन इसका जो 3 है वो भी सही है। लेकिन ये जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य नहीं करता है, इसका जो है इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीन जो है कार्य करता है। ठीक है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करता है। आपको इसकी बात को याद रखना है। तो 1 और 3 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है आकाश न्यू जनरेशन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। क्या ये बात सही है? चलिए आगे देखते हैं। इस मिसाइल प्रणाली में रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। तो आगे देखते हैं। इसे स्वदेशी रूप से केवल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। आगे देखते हैं। इस मिसाइल प्रणाली को स्थिर और चालित दोनों प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रक्षेपित किया जा सकता है। कह रहा है ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी केवल 3 और डी केवल 4, सभी 4। तो सबसे पहले बात किया जाए आकाश न्यू जनरेशन की, तो इसको जनवरी 2024 में डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में इसको जो है परीक्षण जो है इसका सफल परीक्षण किया गया था। तो ये जो है सतह से हवा में मार करने वाली की योग्यता रखती है। तो इसको आप याद रखेंगे, इसका ऑप्शन 1 सही है। आगे कह रहा है मिसाइल प्रणाली में रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। तो आपको बता दूं, जो पुरानी आकाश थी उसमें हमने रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसमें क्या किया गया है, 2 पल्स रॉकेट ठोस रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है इसे स्वदेशी रूप से केवल रक्षा अनुसंधान यानी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये मध्यम दूरी की चालित सतह से हवा में मार करने वाली जो है मिसाइल है। डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है तथा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा इसको उत्पादित किया गया है, इसलिए ये जो है ऑप्शन इसका 3 भी गलत हो जाएगा। इस मिसाइल प्रणाली को स्थिर और चालित दोनों प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रक्षेपित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, यही इसकी जो है विशेषता है। तो इसका ऑप्शन 1 और 4 यानी कि 2 कथन सही है, तो केवल 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में बात किया जा रहा है। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य का जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। नीति आयोग जो होता है उसके राष्ट्रीय जो नीति आयोग होता है उसके प्रधानमंत्री, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के केंद्रीय गृह मंत्री। कह रहा है कितने कथन सुमेलित हैं बताना है, 1, 2, 3 और केवल 4। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इसके अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए ये गलत है। तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है, केवल 2 इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, चलिए देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है 15 नंबर। कह रहा है उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से कितने वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच टकरावों से संबंधित हैं। ठीक है, डीपीएसपी और मूल अधिकारों के बीच में जो है कितने टकराव से संबंधित है, चलिए देख लेते हैं। 15 में कह रहा है IR कोएलो वाद 2007, गोलकनाथवाद 1967, मेनका गांधीवाद 1980, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे कौन कौन से संबंधित हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे गोलकनाथवाद जो है ये संबंधित है आपका डीपीएसपी और मूल अधिकारों से। मिनर्वा मिल्स वाद जो है ये भी संबंधित है मूल अधिकारों और डीपीएसपी से। मेनका गांधीवाद जो है ये आर्टिकल 21 से कहीं ना कहीं संबंधित है। और जो आपका यहाँ पे दिया गया है
IR कोहिलोवाद, तो ये आपको देखने को मिलेगा 9वीं अनुसूची से रिलेटेड मिलेगा, आपको देखने को वहाँ से संबंधित है। तो इसके केवल 2 ऑप्शन सही हैं, तो इसको हम लोग जो है ए ऑप्शन इसका राइट कर देंगे, केवल 2। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संबंधित राज्य में उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी, राज्य परिषद की बर्खास्तगी, अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती, उपयुक्त में से कितने अनिवार्य रूप से किसी राज्य में शासन व्यवस्था राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, केवल 3 और सभी 4। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि संबंधित, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है, तो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राज्य की मंत्री परिषद जो है ये बिल्कुल बर्खास्त कर दी जा सकती है, इसको कर दिया जाता है ना। और इसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों में अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो है मूल अधिकारों का हनन होगा या फिर उनमें कमी आ जाएगी। तो इसका केवल 2 सही है, यानी कि एक ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा केवल 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं और 17 की बात करते हैं। आप लोग स्पीड चाहे तो बढ़ा के देख सकते हैं, हम यहाँ पे आराम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कितने विकल्प होते हैं। पहला कह रहा है विधेयक की स्वीकृति को रोक सकता है। याद रखेंगे संविधान संशोधन विधेयक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। दूसरा कह रहा है यह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, स्वीकृति दे सकता है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो इस पर स्वीकृति रोकी नहीं जा सकती, ये गलत है। ठीक है, यानी कि स्वीकृति रोक सकता है, ये बात गलत है, उसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, यह विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं कर सकता। इस पे जो है राष्ट्रपति को जो है संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। ये जो तीसरा कथन है ये सही है, तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, केवल ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मूल संरचना के सिद्धांत को परिभाषित किया है। तो संसद, उच्चतम न्यायालय, भारत का संविधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उच्चतम न्यायालय नहीं लगा देना है, क्योंकि आज तक जो है मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो क्या होगा फिक्स नहीं है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा किए जाते हैं, यानी कि NCSC की यहाँ पे बात की जा रही है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए विधिक रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना, आंग्ल भारतीय समुदाय के शोषण के विरुद्ध रक्षोपाय प्रदान करना, अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान किए गए संवैधानिक रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। ऑप्शन है कि 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो इसका जो ऑप्शन 1 है कि अनुसूचित जातियों के लिए विधिक रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना, तो ये बिल्कुल सही बात आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन 2 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के शोषण के विरुद्ध रक्षोपाय प्रदान करना, तो ये भी जो है कार्य किए जाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा। और तीसरे की बात किया जाए, अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान किए गए संवैधानिक रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन ये सौंपता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सभी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, कह रहा है कि इसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद और परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक किया गया। दूसरे शब्दों में कहें,
इसके तहत पृथक रूप से गवर्नर जनरल की एक विधायी परिषद का गठन किया गया जिसे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। परिषद की यह विधायी शाखा ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाते हुए लघु संसद के रूप में कार्य करती थी। उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को वर्णित किया गया है? अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1919। आपको इसका आंसर देना है। तो अगर बात किया जाए भारत जो चार्टर अधिनियम 1853 का था तो उसमें ऐसे प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं कि इसके द्वारा जो है पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका जो है बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यानी कि समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध। समानता के अभाव में स्वतंत्रता से अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। बी कह रहा है समानता स्वतंत्रता के लिए बाधक है। सी कह रहा है स्वतंत्रता और समानता परस्पर अनन्य हैं, एक का दूसरे के साथ सह अस्तित्व नहीं हो सकता। अगला कह रहा है समानता केवल विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के लिए आवश्यक है, जबकि स्वतंत्रता से सभी को लाभ होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये पूरी तरह से स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध का वर्णन करता है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता से अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। आपको एनसीईआरटी के माध्यम से क्लास 11 के एनसीईआरटी वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिए, समानता के चैप्टर को और स्वतंत्रता के चैप्टर को आप बेहतर तरीके से इसकी तैयारी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शब्दावली हाल ही में सुर्खियों में रही थी। इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें पोतों से सुरक्षित नौ संचालन में सहायता करना था? हिंद महासागर, लाल महासागर, चीन, दक्षिण चीन सागर और बाल्टिक सागर। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो था ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ये जो है लाल महासागर में जो हूती विद्रोही थे उनसे रिलेटेड था। वहाँ पे जो है बाबल मंडेप और अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए किया गया था। उस वाले क्षेत्र में किया गया था इसको जो है जो हूती विद्रोही थे उनसे बचाने के लिए। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी लाल सागर। आपको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो है पढ़ लेना है। इसमें यूएस और बहुत सारे देश भी सम्मिलित थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 23 क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं, विधान परिषदें सभी जो है संविधान संशोधन प्रक्रियाओं में अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। तो देखो राष्ट्रपति तो होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। विधान परिषद की अगर बात की जाए, विधानसभा की बात किया जाए तो ये संघ के मामले में होता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी में ये दोनों शामिल होंगे। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा अनिवार्य रूप से संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं में शामिल होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है केवल 3 वो सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर क्या है 24। यहाँ पे सीबीसी के बारे में क्वेश्चन किया गया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है सीबीसी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र के द्वारा करता है। ठीक है, सीबीसी के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। अगला कह रहा है राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर सीबीसी को भी हटा सकता है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए और तब तक मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि सीबीसी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के माध्यम से करता है। तो बिल्कुल सही बात है। सीबीसी के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो सीबीसी का कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो इसके अगर यहाँ पे 4 वर्ष होना चाहिए और यहाँ पे जो 70 वर्ष है इसकी जगह पे 65 ईयर्स होनी चाहिए।
तो ये हो जाएगा। तो इसका जो ये ऑप्शन है ये गलत है और ये सही है। कह रहा है राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर सीबीसी को हटा सकता है। ठीक है, बिल्कुल, राष्ट्रपति जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या फिर किसी सतर्कता आयुक्त को सिद्ध कदाचार अक्षमता के आधार पर भी हटा सकता है। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजना होगा। यदि जांच के बाद उच्चतम न्यायालय हटाए जाने के कारण को सही पाता है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति जो है उसको हटा देगा। 1 और 3 सही है, यानी केवल 2 ऑप्शन इसके जो है सही देखने को आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है केंद्र को किसी भी विषय पर राज्य की कार्यकारी, या फिर कह रहा है केंद्र को किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति जो है वो प्राप्त हो जाती है। अगला कह रहा है राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां निलंबित कर दी जाती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को संविधान संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित हो जाती है। कितने कथन सही हैं आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो केंद्र को किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां निलंबित कर दी जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन 1 है पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त तो होती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और अगर बात की जाए विधायी शक्तियों के बारे में, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता है, बल्कि यह संसद की शक्तियों के अधीन आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के में वर्णित किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो है प्राप्त हो जाती है, यद्यपि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये ऑप्शन आपका गलत है, निलंबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन संसद जो कानून बनाएगी उसी के अधीन बनेगा। कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित हो जाती है। तो बिल्कुल गलत है ये बात। जो बात समझ लीजिए, जब राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा या फिर राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम कर सकता है अथवा रद्द कर सकता है। राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे दिया गया है, संसद से इसका जो है कोई वो मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका जो 25 है इसका केवल ए ऑप्शन हो जाएगा। ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, ना कि संसद के पास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित निगमों प्राधिकरणों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितनों की लेखा परीक्षा पूर्णतः एवं प्रत्यक्षतः भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे कैग यानी CAG के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन है RBI, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जो CAG है ये कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूर्णतः प्रत्यक्षता तो करता है, जैसे कि दामोदर घाटी निगम हो गया, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC हो गई, और इस तरह से कुछ अन्य निगम जो हैं उनके बारे में निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, जिन्हें CAG के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे कि केंद्रीय भंडारण निगम हो गया, औद्योगिक वित्त निगम हो गया, और अन्य कुछ जो है उनका बिल्कुल फ्रीली होता है, उनसे कोई मतलब नहीं है, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, इनको बिल्कुल प्राइवेट तरीके से किया जाता है, भारतीय स्टेट बैंक, इस तरह से। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ये सब अपने प्राइवेट तरीके से कर सकते हैं, तो कोई ऑप्शन इसका जो है सही नहीं है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में अगर बात किया जाए तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो कह रहा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होना, हरियाणा राज्य का निर्माण, सिक्किम राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करना,
नागालैंड राज्य का गठन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं 1961 की। तो 3 क्षेत्र जो है गोवा, दमन, दीव को जो दमन और दीव को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुर्तगालियों से अधिग्रहित किया जाता है। उसके बाद 12वां संविधान संशोधन 1962 आता है और केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, आपको याद रखना है। पूर्ण राज्य का दर्जा की बात किया जा रहा है तो ये कब हुआ था? 87 में, आपको ये बात याद रखनी है। अगर बात किया जाए कि जो हरियाणा है इसको कब बनाया गया था, तो 1966 में क्या होता है, पंजाब राज्य से अलग करके भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। 1966 में हरियाणा राज्य का जो है गठन हो जाता है। कब? 66 में। ठीक है। सिक्किम राज्य को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया जाता है? तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया जाता है और उसके माध्यम से जो है सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। कब? 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। नागालैंड की बात किया जाए तो जो नागालैंड है इसको हम लोग 1963 में, ठीक है, 1963 में अलग कर दिया जाता है और पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। कब? 1963 में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, नागालैंड बना था 1963 में, तो सबसे पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 1966 वाला 2 हो जाएगा, 4 2 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग में एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया था। राज्य पुनर्गठन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद गठित होने वाला पहला आंध्र प्रदेश राज्य बना। तो ऑप्शन 1 है केवल 1, केवल 2, 1 और तो दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो मैं आपको बता दूं, भाषा को एक आधार के रूप में माना गया, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि एक भाषा एक राज्य बननी चाहिए। तो ये बात आपको गलत देखने को मिलेगी। फजल अली आयोग की यहाँ पे बात हो रही है। राज्य पुनर्गठन समिति की जो सिफारिशों के बाद जो है आंध्र प्रदेश नहीं बना था, उसके पहले ही ये देखने को आपको मिल जाता है। 1953 में जो है आंध्र प्रदेश बन जाता है। ठीक है, तो आपको इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया ना तो 1 ना तो 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 28 हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कार्य भारत की संविधान सभा द्वारा किए गए थे? ठीक है, तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि, भारत के राष्ट्रगान को अपनाना, सामान्य कानूनों का अधिनियमन। तो ये सारे के सारे तीनों काम जो है संविधान सभा द्वारा किए गए थे। और राष्ट्रमंडल में सदस्यता की पुष्टि हो, भारत का राष्ट्रगान अपनाना हो, या फिर सामान्य कानूनों का अधिनियमन हो, ये सारे काम किए गए थे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि बैलाडीला, कुद्रेमुख और मयूरभंज से के बीच क्या समानता है? तो आप यहाँ पे अगर पढ़ते होंगे कि जो बैलाडीला, कुद्रेमुख और मयूरभंज है, ये सारे के सारे क्या है, लौह एस भंडार के स्थल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन था और आप लोग यहाँ पे इसका आंसर सी लगा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कितनों की परिकल्पना भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में की गई है? यानी कि शोषण ना हो इसके लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, और कह रहा है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार पर निषेध। तो गिरफ्तारी और निरोध से जो संरक्षण है ये कौन से अधिकार के तहत आता है? ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है, तो ये नहीं होगा। कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध की बात किया जाएगा, तो आर्टिकल किस पे हम लोग जाएंगे? आर्टिकल 24 में। तो ये बिल्कुल सही बात है, और 3 भी दोनों सही बात है। 22 और 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको देते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, केवल 2, यानी कि 2 और 3।
ठीक है। 32 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और व्हाइट गुड्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है व्हाइट गुड्स के उदाहरण हैं वॉशिंग मशीन, शराब, एयर कंडीशनर, लग्जरी कार। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 1 और 3, 2, 3 और 4, आगे कह रहा है 1, 3 और 4, 1, 2 और 3। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन क्या ये व्हाइट गुड है, आप बताना है। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं बता दूं, भारी तथा उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तुओं को क्या बोलते हैं, या फिर बड़े घरेलू उपकरणों को व्हाइट गुड कहा जाता है। ठीक है, व्हाइट गुड के बारे में अगर बात किया जाए तो वॉशिंग मशीन हो गई, एयर कंडीशनर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, व्हाइट गुड है। वॉशिंग मशीन और एक एयर कंडीशनर इसके ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 इसका ऑप्शन होगा। अगर बात किया जाए शराब की, तो शराब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, सिन गुड्स कहीं ना कहीं मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, समाज के लिए हानिकारक जो है माना जाता है इनको। और अगर बात किया जाए लग्जरी कार, तो लग्जरी कार जो है बेबलेन गुड माना जाता है। विशिष्टता के कारण इनकी कीमत बढ़ जाती है, यानी कि जितनी महंगी होती है इनकी विशिष्टता, इनकी फैसिलिटी जितनी है उसकी वजह से ये क्या होती है कि महंगी से देखने को मिलेंगी। ठीक है, लग्जरी कारें जो है बेबलेन गुड्स में आएंगी। गिफिन वस्तुओं की बात किया जाए तो विकल्प ना होने के कारण इनकी कीमतें बढ़ती जाती हैं, मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि कोई भी चीज़ है जिसका विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो उनका जो है रेट बढ़ जाता है। जैसे कि बात किया जाए, अगर मार्केट में आप अगर बेसिक चीज़ देखें, नमक, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, अगर वो कम होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं जो है, अगर कोई अफवाह भी आ जाती है तो उसका जो रेट है बढ़ जाता है। या फिर कह सकते हो गेहूं का कोई ज़्यादा खास ऑप्शन नहीं, फिलहाल तो ऑप्शन अवेलेबल है, बट जनरली आप देखेंगे तो बहुत कम ऑप्शन अवेलेबल है, तो गेहूं का भी रेट बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे कीमत बढ़ती है और कीमत बढ़ने के साथ जो है इनकी मांग भी बढ़ती जाती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए देखते हैं 33 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है भारत और अन्य देशों के बीच सीमा विवाद का समाधान करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा है कौन सा सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, 1 और 2, दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी राष्ट्र को अपना भूमि का हिस्सा सौंपना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि भारत और अन्य देशों के बीच अगर सीमा विवाद है तो उसके लिए समाधान करना है, तो उसके लिए कोई वो नहीं है कि आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। दोनों सही बात है, लेकिन पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में रिट के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है, चलिए देखते हैं, कह रहा है रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, क्या ऐसा है? प्रतिषेध की रिट केवल न्यायिक निकायों के विरुद्ध ही उपलब्ध है। ठीक है, चलिए ये भी सही बात आपने देख ली। अगला देखते हैं, अधिकार परीक्षा की रिट की मांग गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है। तो बिल्कुल गैर पीड़ित व्यक्ति के द्वारा भी इसको की जा सकती है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो है, ये जो निजी व्यक्ति है उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध की रिट केवल न्यायिक नहीं और भी लोगों के विरुद्ध जो है इसको जारी किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकरण, विधायी निकाय और निजी व्यक्तियों को निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। समझो, प्रतिषेध जो रिट है केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध है। तो यहाँ पे क्या है, केवल न्यायिक नहीं, अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ भी इसको जारी किया जा सकता है। लेकिन प्रशासनिक प्राधिकरण है, कोई निकाय है, विधायी, उसके खिलाफ नहीं जारी होगा प्रतिषेध। ठीक है, केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 भी क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त में से कितनी भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्थाएं हैं, यानी कि संघीय विशेषताओं के बारे में बात करें। एकल नागरिकता क्या है, ये संघ की विशेषता।
लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की कठोरता। तो चलिए देख लेते हैं। जो संघीय विशेषता है उसमें क्या क्या है कि दोहरी शासन प्रणाली होगी, लिखित संविधान होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी, और क्या होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्थापिका या फिर विधायिका देखने को मिलेगी। तो एकल नागरिकता, ये तो एकात्मक लक्षण है। लिखित संविधान, बिल्कुल सही बात है। एकीकृत न्यायपालिका अगर आपको देखने को मिलेगी तो क्या ये बात सही है, आपको बताना है। आगे कह रहा है संविधान की कठोरता। क्या संविधान की कठोरता जो है बिल्कुल सही बात है कि संघीय विशेषता का एक लक्षण है संविधान की कठोरता, ये भी बात सही है। एकीकृत न्यायपालिका जो है, क्या ये बात सही है, तो नहीं। एकीकृत जो न्यायपालिका है ये किसकी बात करेंगे, तो ये किसकी है, ये एकात्मक लक्षण है, ठीक है। तो एकीकृत न्यायपालिका नहीं, दो बातें हैं, लिखित संविधान और संविधान की कठोरता, दोनों बात सही है। 2 और 4 इसका सही ऑप्शन है, इनकी केवल 2 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, करा एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह, तो अभी देखते हैं क्या क्या है। करा कि युद्ध के दौरान किसी अन्य विदेशी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त कर ले, क्या इसका ये बात सही है, चलिए देखते हैं आगे। आगे कह रहा है युद्ध के दौरान दुश्मन राष्ट्र के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार करे। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश के में 2 वर्ष की कैद हो जाए। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि केवल 1, केवल 2, सभी 3 और 4। चलिए फटाफट देखते हैं। तो युद्ध के दौरान जो है अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी देश की ले लेता है क्या नागरिकता, तो उसके बारे में क्या प्रावधान है समझते हैं। तो यहाँ पे युद्ध के दौरान अगर किसी अन्य विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ले लेता है तो तब ये प्रावधान लागू नहीं होता, इसे जनरल कंडीशन में लागू होता है, तो ये बात गलत है। आखिर युद्ध के दौरान दुश्मन राष्ट्र के साथ अवैध रूप से संचार करना, ये बिल्कुल सही बात है, उसकी बर्खास्तगी की जा सकती है, उसको वंचित किया जा सकता है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की सजा हो जाती है, तो बिल्कुल सही बात है, 2 सही है, तो इसका बी जो है इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लेते हैं 37 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है संविधान सभा द्वारा अपनाई गई संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कितने विशेषणों का उपयोग किया गया है, ठीक है। कब, संविधान सभा द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है। तो क्या समाजवादी था तब, उसमें नहीं था। 2 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, लोकतांत्रिक था, यानी कि 2 और 4 राइट ऑप्शन है, इसका बी हो जाएगा, केवल 2। 38 के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे बबल बेबी सिंड्रोम से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक हृदय रोग है जो कोविड-19 से प्रभावित शिशुओं के बच्चों में देखा जा रहा है, क्या ये बात सही है, तो नहीं है, ये हृदय रोग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आनुवंशिक रोग एक तरह से होता है। BBS का एकमात्र उपचार हृदय प्रत्यारोपण, जब ये हृदय से रिलेटेड है ही नहीं तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोनों गलत हैं, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, बबल बेबी सिंड्रोम में इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, इसको बोलते हैं चिकित्सकीय रूप से इसको अगर देखा जाए तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली जो है बहुत कमज़ोर हो जाती है और अक्सर बच्चे जो है जन्म के दिन से 1 वर्ष के तक ही जीवित रहते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं क्या है। कह रहा है संविधान में प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें किसी भी धर्म का पालन ना करने की स्वतंत्रता शामिल है, यह सभी प्रकार के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है, यह भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता है, क्या इसके कितने बात सही हैं, तो समझो इसमें किसी भी धर्म को ना मानने की स्वतंत्रता तो दी गई है। कह रहा है यह किसी भी प्रकार के धर्म नहीं, स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन को मान्यता देता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। यह भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं, बिल्कुल ये सबके लिए अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल भारतीयों के लिए अवेलेबल है, तो केवल 1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की क्या कह रहा है।
भारत के संविधान में के अंतर्गत मूल कर्तव्य को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा बाद में जोड़ा गया था? बाद में कौन जोड़ा गया? वन, झील, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। बी कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। सी कह रहा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों या बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। डी कह रहा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। आप लोगों को पता होगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जब शिक्षा का अधिकार दिया गया तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनमें भी 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और उसमें कहा गया था कि जो है 6 वर्ष के बच्चों की जो है ये जो तीसरा प्रावधान इसमें लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के बच्चों को या बालकों को अवसर प्रदान करना शिक्षा का, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन अपने सभी नागरिकों के लिए समता, स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करने की प्रस्तावना के उद्देश्य को प्रभावी बनाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनरावलोकन। स्वतंत्रता, समता और न्याय। तो यहाँ पे कुछ लोग सोच सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, यहाँ पे हम बात करेंगे मूल अधिकारों की। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरिया गोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह सल्फर कोटेड यूरिया होती है। अगला कह रहा है सल्फर की कोटिंग तीव्र गति से नाइट्रोजन की आपूर्ति को सक्षम बनाता है। ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बता दूं तो बिल्कुल यूरिया गोल्ड जो है सल्फर कोटेड यूरिया होती है और सल्फर की कोटिंग इसलिए की जाती है कि नाइट्रोजन का जो आपूर्ति है वो धीरे धीरे हो, ना कि तीव्र गति से, इसलिए बी इसका गलत हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है केवल एक सही हो जाएगा आंसर आपका। चलिए 43 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। कह रहा है भारत की वित्तीय आसूचना इकाई, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है जिस पर संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और उस जानकारी की प्रोसेसिंग, विश्लेषण और प्रसार करने की जिम्मेदारी है। क्या ये बात सही है? अगला कह रहा है यह अपनी रिपोर्ट सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक सूचना परिषद को देता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो मैं आपको बता दूं जो भारत की वित्तीय सूचना इकाई है इसके बारे में बात किया जाए तो बिल्कुल ये जो है केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है जिस पर संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, जानकारी को प्रोसेसिंग करने, विश्लेषण और प्रसार करने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो इसे 2004 में बनाया गया था केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में। ठीक है, कह रहा है कि यह अपनी रिपोर्ट सीधे किसको देता है? वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक सूचना परिषद। बिल्कुल ये आर्थिक सूचना परिषद को ही अपनी रिपोर्ट सीधे प्रस्तुत करता है। बिल्कुल दोनों सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 43 का। 44 क्वेश्चन नंबर देखते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में, देखते हैं क्या है। ठीक है, करके भारत के निर्वाचन आयोग ECI के स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए भारत के संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से किन्हें शामिल किया गया है? ठीक है, संविधान द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के बाद सरकार में अन्य नियुक्तियों को प्रतिबंधित किया गया है। क्या ये बात सही है? आपको बताना है। ठीक है, आगे कह रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद क्या किसी भी पद पे नियुक्ति नहीं हो सकता? नहीं, ये गलत बात है। वो उसको जो है सरकारी पद कोई भी दिया जा सकता है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, उसको हटाने के लिए जैसे उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही हटाया जा सकता है। ठीक है, नियुक्त इसको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख क्या किया गया है? आप लोग बताएं फटाफट, किया गया है या
नहीं किया गया है। तो देखो संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होगी। ठीक है, जो है ये बात आपको याद रखनी है। इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, तो इसको केवल बी ए सही है, इनकी केवल 2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 45 के बारे में क्या है। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। कह रहा है इसको जारी कौन करता है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच। तो इसको जो है जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो यहाँ पे जारी कर देता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, UNDESA, यानी कि UNDESA। ठीक है, इसको इस तरह से बोल सकते हैं, उसके द्वारा जारी की जा सकती है। ये हो गया आंसर। 46 की बात करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे पहले क्या घटित हुआ? धर आयोग, आंध्र प्रदेश का गठन, JVP समिति, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। सबसे पहले आपको पता होगा कि धर आयोग बनाया गया था 1948 में, तो यही बात है। आपको बताना है JVP समिति कब बनाई गई थी। ठीक है, आगे 47 की बात करते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है। क्या ये बात सही है? आपको बताना है। ठीक है, आगे कह रहा है व्यक्तियों की नियुक्ति युक्त वर्गीकरण किया गया है, समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार होगा, निम्नलिखित में से 14 के तहत कितने को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट अधिकारों का अनुपस्थित होना, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तियों का युक्त वर्गीकरण किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, ये बात भी आपको सही देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। सभी 3 इसके सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है, उसे निजी विधि प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है, संसद के दोनों सदनों में बोलने और मतदान करने का अधिकार होता है, संसद सदस्य के समान सभी मतों व अधिकारों का हकदार होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत उसे किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता है, बोलने का अधिकार होता है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है, वह सभी संसद सदस्यों के समान ही जो है भत्ते वगैरह पाता है। 1 और 4 यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा 48 का। 49 के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और 4। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रपति आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? राष्ट्रीय आपात लग सकता है? तो नहीं, राष्ट्रीय आपात जो है आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर नहीं लग सकता है, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लग सकता है। तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी 49 की। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा होने पर ही कर सकता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, केवल लिखित अनुशंसा पर कर सकता है। कह रहा है कि आपातकाल की उद्घोषणा के 2 माह के भीतर, नहीं 1 माह के भीतर इसको जो है संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित करना होगा। आगे कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति पर लोकसभा का कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा जो है बहुमत पारित करके इसको समाप्त करवा सकती है, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है केवल 2, तो केवल 1 इसका जो है सही आंसर है, क्योंकि पूछ रहा था कि कितने सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देख लेंगे। क्या निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? एक किसान अपना खेत बेचकर व्यवसाय शुरू करता है, गुजरात के एक व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर बस जाता है, एक व्यक्ति को अपने माता पिता से विरासत में संपत्ति प्राप्त होती है, एक व्यक्ति अपने धर्म को मानने से इनकार कर देता है। आपको पता होगा ये भी आर्टिकल 19 के तहत है, ये भी आर्टिकल 19 के तहत है, ये आर्टिकल 25 के तहत है
और ये जो है आर्टिकल 300 यानी कि संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये जो है आपका आंसर इसका हो जाएगा सी, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था तो वही आंसर इसका हो जाएगा। तो ये हो गया, आज 50 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। इसकी PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से जुड़ के जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।